हेलो एवरीवन, आज हम 2024 में आई हुई तमिल मूवी महाराजा की स्टोरी देखेंगे, जिसमें विजय सेतुपति ने लीड रोल प्ले किया है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम महाराजा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक सालों की दुकान में काम करता है। महाराजा अपने ओनर से कल के लिए छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को बाहर घुमाने ले जाना है। उसे छुट्टी की परमिशन मिल जाती है और इसके बाद वो अपनी बीवी और बच्ची को बाहर लेकर जाता है। एक खिलौनों की दुकान से वो अपनी बच्ची के लिए प्यारा सा टॉय लेता है। उसी दुकान के अपोजिट साइड में महाराजा का घर होता है। महाराजा दोनों टॉय को अपनी बीवी को इशारे से दिखाकर पूछता है कि तुम्हें कौन सा टॉय पसंद है। उसी वक्त एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो लॉरी महाराजा के घर में घुस जाती है। ये बहुत बड़ा हादसा होता है और इसमें उसकी बीवी मर जाती है। लकीली महाराजा की बेटी इस हादसे में बच जाती है। इसके बाद महाराजा अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पालता है। अब वो 10th क्लास में है और उसका नाम ज्योति है। ज्योति की दिलचस्पी स्पोर्ट्स में होने की वजह से वो अपना ज्यादा समय ग्राउंड में ही बिताती है। इसी वजह से उसे हमेशा कुछ न कुछ पनिशमेंट मिलते रहती है। उसे स्कूल में एक आसिफा नाम की पीटी टीचर होती है। आसिफा ज्योति को बहुत पसंद करती है क्योंकि वो हर एक गेम में अच्छी होती है। महाराजा के घर में 3 लोग रहते हैं, महाराजा, ज्योति और लक्ष्मी। यह हमें बताया जाता है कि महाराजा की खुद की सैलो की शॉप हो गई है। महाराजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अगर किसी ने उसकी बेटी को डांटा तो महाराजा गुस्से में आ जाता है। एक बार स्कूल का चेयरमैन गलती से ज्योति को डांट देता है तो महाराजा जिद पर आ जाता है कि ज्योति से माफी मांगनी होगी। आखिरकार उस चेयरमैन को ज्योति से माफी मांगनी पड़ती है। खैर, कुछ दिनों बाद ज्योति गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी दूसरे शहर जाने लगती है। वहाँ स्कूल के काफी लोग भी जाते हैं। यहाँ घर में महाराजा अकेले होता है और एक रात में वो बहुत गहरी नींद में सोया था। यहाँ तक कि उसके घर में सांप घुस जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। वो सांप महाराजा के ऊपर से जाने लगता है, फिर भी उसे होश नहीं आता। दूसरी तरफ हमें एक लोकल काउंसलर को दिखाया जाता है। रिसेंटली उसने एक मैकेनिक शॉप में अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन इसकी गाड़ी में इसका चश्मा नहीं था और ये मैकेनिक शॉप में आकर लोगों को मारने पीटने लगता है कि बताओ मेरा चश्मा आखिर किसने चुराया। वो चश्मा उसे बहुत प्यारा था क्योंकि उसे उसकी बीवी ने गिफ्ट दिया था। वहीं धाना नाम का एक आदमी आता है और उसी ने काउंसलर की गाड़ी को डिलीवर किया था। अब वो धाना को मारने पीटने लगता है और पूछता है कि मेरी गाड़ी तो सुबह में ही बन गई थी, तो तुमने उसे शाम में डिलीवर क्यों किया? लगता है तुम्ही ने मेरा चश्मा चुराया है। मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूँ, मुझे मेरा चश्मा लौटा दो। इस तरह से वो वहाँ हंगामा करके चले जाता है। अब शाम में वो काउंसलर एक बार में अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वहीं धाना आ जाता है और उस काउंसलर के सामने उसका चश्मा तोड़ देता है और ऊपर से वो काउंसलर और उसके दोस्तों को मारता है और ये वार्निंग भी देता है कि अगली बार मुझे हाथ लगाया तो इन्हीं हाथों को तोड़ दूंगा। अब महाराजा पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये लक्ष्मी कौन है, क्या ये तुम्हारी बीवी है या बेटी है या घर के गहने हैं? तो महाराजा हर चीज के लिए ना बोल देता है। फाइनली वो बताता है कि लक्ष्मी कोई और नहीं, हमारे घर की डस्टबिन है। असल में हमने मूवी के स्टार्ट में एक एक्सीडेंट देखा था। वहीं महाराजा के घर में एक स्टील की डस्टबिन थी और वो महाराजा की बेटी के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से ज्योति बच गई थी। इमोशंस में आकर महाराजा ने उस डस्टबिन का नाम लक्ष्मी रख दिया था। महाराजा और ज्योति उस डस्टबिन को अपनी फैमिली की तरह मानते थे। पुलिस वाले उसे पागल समझकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकालते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जाता बल्कि वहीं डटे रहता है कि आप लोग FIR दर्ज कीजिए। वो वहाँ पुलिस स्टेशन में हंगामा कर देता है। अगले सीन में हम एक चोर को देखते हैं जो कि RTO ऑफिसर के घर में कुछ गहनों की चोरी करता है। इंस्पेक्टर वरदराजन वहाँ उसे पकड़ लेता है और उसे घर में बुलाकर कहता है कि बता तूने चोरी कैसे की। तो वो पूरा करके बताता है कि वो कैसे घर में घुसा, चाबी कैसे चुराई और उसने कैसे चोरी की। ये वरदराजन बहुत ही लालची किस्म का इंस्पेक्टर होता है। ये चोर के जरिए उन ओरिजिनल गहनों को जब्त कर लेता है और उसके बदले में डुप्लीकेट गहने बनवाकर उस RTO ऑफिसर को दे देता है। इस तरह ऐसे स्कैम्स करके वरदराजन पैसे जमा करता है और थोड़ा बहुत पैसा उस चोर को भी देते रहता है। और अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोला तो वो उनको ही डराने धमकाने लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। इसके बाद जब वरदराजन अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो अपने थाने की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। वो महाराजा को बुलाकर पूछता है कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। महाराजा बताता है कि सर, मैं ठीक 10 बजे अपनी सालोन बंद करके अपने घर पर आया था। मेरे घर में ऑलरेडी 3 लोग छुपे हुए थे। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मुझे मार पीट कर लक्ष्मी को उठा ले गए। यहाँ वरदराजन भी यही सवाल पूछता है कि लक्ष्मी कौन है, तुम्हारी बीवी है या बेटी? तो महाराजा कहता है कि नहीं सर, डस्टबिन है और उसकी फोटो भी दिखाने लगता है। वरदराजन पूछता है कि क्या उस डस्टबिन में कोई कीमती सामान था, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह? तो महाराजा कहने लगता है कि नहीं सर, उसमें कुछ भी नहीं था, कचरा भी नहीं था। वरदराजन तो पहले से ही लालची था और वो अपने साथियों से कहता है कि जरूर उस डस्टबिन में कुछ कीमती सामान होगा, इसलिए ये महाराजा हमसे छुपा रहा है। पुलिस वाले अब उस डस्टबिन की तलाश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सेल्वम नाम के एक आदमी को देखते हैं। शॉकिंग बात यह है कि वो अपने साथी साबरी के साथ मिलकर चोरी का काम करते रहता है।
पहले ये लोग प्लानिंग करके एक ऐसे घर को ढूंढते हैं जिस घर में कोई भी नहीं होता या तो कम लोग होते हैं। रात में उस घर में घुसकर पैसे या सारे जेवर चुरा लेते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। और अगर उस घर में लड़कियां या औरतें होती हैं तो उनको भी नहीं छोड़ते। एक बार तो गैस सिलेंडर से उन्होंने घर को ही उड़ा दिया था। सेल्वम की शादी हो गई थी और उसकी एक छोटी बच्ची होती है। वैसे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होती है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। सेल्वम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। उसकी बेटी के पीठ पे एक छोटा सा जख्म होता है जिसकी मरहम पट्टी वो करते रहता है। वो अपनी बीवी और बेटी की हर ख्वाहिश को पूरी करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि सेल्वम के घर में ही वो डस्टबिन लक्ष्मी है। दूसरी तरफ पुलिस वाले इसी डस्टबिन को तलाश करते रहते हैं। इसी दौरान एक हेड कांस्टेबल को नल्लसिवम नाम का एक पुलिस इन्फॉर्मर नजर आता है। ये लोग उसे भी इस डस्टबिन के बारे में पूछते हैं। अब भी महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहता है। वो पुलिस वाले वहाँ महाराजा से काफी सारे काम करवाते हैं। एक्चुअली महाराजा ने वरदराजन से ये कहा था कि अगर आप मेरे लक्ष्मी को ढूंढ दोगे और मुझे दे दोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, और वो एडवांस में 40,000 रुपए उसे ऑलरेडी दे चुका था। इसलिए वरदराजन इस काम को करने के लिए कहता है। एक दिन जब महाराजा पुलिस स्टेशन पर बैठा हुआ था तभी वहाँ पर धना का ओनर आता है, क्योंकि वो कुछ दिनों से धना नजर नहीं आ रहा था। इसलिए धना का ओनर उसकी फोटो लेकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है। यहाँ महाराजा धना की फोटो देखकर अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली जिस रात में वो काउंसलर बार में बैठकर दारू पी रहा था तो वही महाराजा उससे आकर पूछता है कि सर, आपकी गाड़ी को एक बंदा लेकर गया था, तो वो बंदा कहाँ पर है। असल में जब उस दिन 3 लोग महाराजा को मार पीट रहे थे तो उस दिन धाना की जेब से एक टोल प्लाजा की स्लिप नीचे गिर गई थी, तो उसी गाड़ी के नंबर के हिसाब से महाराजा काउंसलर के पास आता है। वहीं थोड़ी देर में धाना आकर उस काउंसलर और उसके साथियों को बहुत मारता है। इसके बाद धाना वहाँ से जाने लगता है तो महाराजा धाना को फॉलो करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद धाना समझ जाता है कि महाराजा उसका पीछा कर रहा है। वो फटाफट से अपने साथियों को कॉल करके एक जगह पे गैदर होने के लिए बोलता है। जब महाराजा वहां जाता है तो वहां धाना और उसके आदमी महाराजा को मारने लगते हैं। यही हमें पता चलता है कि जो 3 लोग महाराजा के घर में आए थे उन्हीं में धाना भी एक बंदा था। उन लोगों से फाइट करके महाराजा धाना से बाकी और 2 लोगों के बारे में पूछता है। उस दिन लड़ाई में महाराजा ने एक आदमी के पीठ पे जख्म का निशान दिखा था, इसलिए वो धाना की शर्ट निकाल कर देखने लगता है तो उसके पीठ पे कोई जख्म नहीं होता। यहाँ धाना कह देता है कि उनमें से एक पुलिस वाला बंदा था। इतना कहकर वो गाड़ी लेकर भाग रहा होता है, तभी महाराजा उसका सर उड़ा देता है। महाराजा जानबूझकर पुलिस स्टेशन पे आता है क्योंकि धाना ने कहा था कि उन तीनों में से एक बंदा पुलिस वाला था। महाराजा पुलिस स्टेशन में रह के हर एक बंदे के पीठ पे चेक करता है, लेकिन उसे किसी के भी पीठ पे कोई जख्म नजर नहीं आता। प्रेजेंट डे पर वो काउंसलर पुलिस स्टेशन में धाना की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है कि उसने मुझे बहुत मारा है। जब वरदराजन और डिटेल्स पूछता है तो काउंसलर उसे बताता है कि हाँ सर, धाना के आने से पहले एक बंदा मेरे से आकर गाड़ी के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल और नल्लसिवम एक नया लक्ष्मी की तरह दिखने वाला डस्टबिन बनवाने का डिसाइड करते हैं। इस तरह वो लोग एक बंदे से मिलते हैं और वो उनसे 4 दिन का टाइम मांगता है। अब हमें पहले का कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ सेल्वम की बेटी का बर्थडे आ रहा होता है, जिसके लिए सेल्वम एक ज्वेलरी शॉप में जाकर अपनी बेटी के लिए एक कीमती चेन ऑर्डर करने लगता है। वो चेन बहुत स्पेशल होती है। जिस दिन सेल्वम की बेटी का बर्थडे होता है उस दिन उसकी वाइफ उसे कॉल करके कहती है कि तुम जल्दी से चेन ले लो और सैलून में जाकर शेविंग कर आओ। घर में काफी मेहमान हैं तो रेडी होकर आओ। सेल्वम उसके कहने के मुताबिक चेन लेकर महाराजा की शॉप पर शेविंग करवाने के लिए जाता है। सेल्वम अपनी वाइफ से फोन पे बात कर रहा होता है जो महाराजा सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि आज इसकी बेटी का बर्थडे है। सेल्वम के साथ अच्छे से बातें करते हुए वो ट्रिमिंग करते रहता है, लेकिन सेल्वम उस पर चिल्लाने लगता है। इन सबके बीच में ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा बाजू वाले दुकान में बैटरी लेने के लिए जाता है। उसी वक्त साबरी उसे कॉल करके न्यूज़पेपर की एक खबर के बारे में बताने लगता है, क्योंकि उनके कान की खबर न्यूज में छप चुकी थी, लेकिन आरोपी का कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि पुलिस वाले हमें जल्दी पकड़ लेंगे। सेल्वम साबरी को समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो अपना फोन काटता है तो उसी वक्त वहाँ महाराजा आ जाता है और सेल्वम की सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। वो चुपचाप उसकी ट्रिमिंग करता है। सेल्वम यहाँ घबराहट में अपनी बेटी की सोने की चेन वहीं भूलकर चला जाता है। यहाँ सेल्वम के घर में धूमधाम से अरेंजमेंट्स होते रहते हैं। घर आने के बाद जब वो अपनी पॉकेट चेक करता है तो सोने की चेन मौजूद नहीं होती। हर जगह वो उस चेन को ढूंढने लगता है। महाराजा यहाँ अपनी दुकान में सेल्वम की सोने की चेन देख लेता है। महाराजा ने उसकी बातें सुन ली थी कि आज उसकी बेटी का बर्थडे है, तो वो उसका घर ढूंढकर उसे चेन लौटाने के लिए जाता है। शॉकिंगली महाराजा के पीछे कुछ पुलिस वाले भी सेल्वम के घर की ओर आने लगते हैं। ये देखकर सेल्वम और साबरी को लगता है कि इन पुलिस वालों को महाराजा ही लेकर आ रहा है। पुलिस वाले सेल्वम और साबरी को मारने लगते हैं। इसी बीच साबरी अपनी गन लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले साबरी को मार देते हैं। यहाँ सेल्वम की वाइफ को पता चल जाता है कि उसका पति एक क्रिमिनल है। यहाँ सेल्वम को वो डिवोर्स दे देती है और सेल्वम जेल चले जाता है। ये जो सीन अभी हमने देखा वो पास्ट का सीन था।
अब प्रेजेंट डे पे फाइनली वो डस्टबिन बन के तैयार हो जाती है। वो लोग इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं जिससे वो महाराजा की डस्टबिन लगे। ये लोग सोचते हैं कि अगर महाराजा ने डस्टबिन को लेने से मना कर दिया तो ये लोग उसे खुद अरेस्ट करके पूछेंगे कि उस डस्टबिन में आखिर उसने ऐसा क्या छुपा के रखा था। और उसी तरह वल्दराजन नल्ल शिवम को चोर की एक्टिंग करने के लिए कहता है। उसी रात वल्दराजन महाराजा को कॉल करके दोबारा वही कहानी सुनाने के लिए कहता है ताकि ये कहानी सुनकर नल्ल शिवम महाराजा के घर में जाकर उसी तरह से एक्टिंग करे। हमेशा की तरह महाराजा अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं ठीक 10 बजे दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल गया था। चाबी घर के पास ही मौजूद थी। मैंने वो चाबी लेकर घर का दरवाजा ओपन किया। यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन महाराजा अपने घर में नहीं था बल्कि ज्योति आई थी। ज्योति कैंप से वापस आकर अपने कपड़े बदल रही होती है। उसी वक्त वहाँ 3 लोग छुपे होते हैं। महाराजा खुद को रखकर अपनी कहानी बताता है, लेकिन ये हादसा ज्योति के साथ हुआ था। उस रात ज्योति ने उन तीनों को देख लिया था और उनमें धाना होता है और दूसरा बंदा वही नल्ल शिवम होता है जो कि पुलिस का इन्फॉर्मर था और वो तीसरा बंदा सेल्वम होता है। असल में जेल से छुटने के बाद सेल्वम धाना और नल्ल शिवम को महाराजा के घर में इसलिए लाता है ताकि वो उससे बदला ले सके। लेकिन उस वक्त महाराजा की जगह ज्योति घर में होती है और ये लोग उस पर ही हमला करते हैं। दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी ज्योति के लिए शूज खरीद रहा होता है, इसलिए वो घर आने में लेट हो जाता है। इस तरह ये लोग बेचारी ज्योति के साथ बहुत गलत करते हैं और फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे पे नल्ल शिवम ये कहानी सुनते ही शॉक हो जाता है क्योंकि महाराजा ने जिस तरह से कहानी सुनाई थी इन्होंने वैसे ही सब अंजाम दिया था। नल्ल शिवम यहाँ समझ जाता है कि महाराजा ने डस्टबिन के नाम पर केस फाइल किया और अब पुलिस वाले भी इसके इंक्वायरी में लग गए हैं। नल्ल शिवम ये बात सेल्वम को कॉल करके बताने लगता है और कहता है कि लगता है अब हम पकड़े जाएंगे। इसके बाद भी सेल्वम उसे ही समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम नॉर्मली एक्ट करते रहो, उसे हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। पास्ट में जब महाराजा अपने घर गया था तो ज्योति को ऐसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। फटाफट से वो ज्योति को हॉस्पिटल पहुंचाता है और उसे सारी कहानी जान लेता है, जैसे कि कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे। वहीं ज्योति ने एक बंदे को देखा था जिसके पीठ पे एक जख्म का निशान था। ये सब बातें ज्योति अपने पापा से बताती है और बहुत रोती है। प्रेजेंट डे पे वल्दराजन और पुलिस वाले नल्ल शिवम और उस फेक डस्टबिन के साथ में महाराजा के घर के पास जाने लगते हैं। घर में आने के बाद वल्दराजन कहता है कि ये लो भाई तुम्हारी लक्ष्मी, हमने इस डस्टबिन को फाइंड आउट कर लिया, तुम्हारे पास पैसे तो रेडी है ना। अब पुलिस नल्ल शिवम से कहता है कि चलो तुम करके बताओ कि तुम कैसे इस घर में आए थे और कैसे तुमने डस्टबिन को चुराया। उसकी बात मानकर नल्ल शिवम एक्टिंग करना शुरू करता है और सारी डिटेल बताने लगता है और कहता है कि हमें कुछ नहीं मिला तो हम डस्टबिन लेकर चले गए। यहाँ महाराजा उसे हक करके उसकी पीठ को चेक करने लगता है कि क्या उसके पीठ पे कोई जख्म है या नहीं। यहाँ उसके पीठ के पीछे जख्म होता है। महाराजा यहाँ नल्ल शिवम से पूछता है कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी। वो बताता है कि 50 के ऊपर होगी। महाराजा कहता है कि ऐसा करने में क्या तुमको शर्म नहीं आई। महाराजा यहाँ नल्ल शिवम से सब कुछ उगलवाने का ट्राई करने लगता है। नल्ल शिवम यही कहता है कि ये सब कुछ अनजाने में हुआ, जो भी हुआ बस उसके लिए मुझे माफ कर दो। वल्दराजन पूछने लगता है कि बताओ महाराजा इसके साथ क्या किया जाए, FIR दर्ज करके इसे जेल में डाल दें। लेकिन महाराजा कहता है कि नहीं सर, इसे छोड़ दे। असल में महाराजा का प्लान होता है कि वो खुद नल्ल शिवम को मारे। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी नाटक ही कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने महाराजा के बारे में जब पता लगाया तो उन्हें पता लगा कि उसकी बेटी ज्योति हॉस्पिटल में है और 3 लोगों ने उसके साथ गलत किया है। वो लोग डस्टबिन को ढूंढने का और नल्ल शिवम को यहाँ चोर बना के लाने का नाटक ही कर रहे थे। अब वल्दराजन महाराजा के हाथ में चाकू देकर कहने लगता है कि ये लो, इसे मार दो। महाराजा यहाँ नल्ल शिवम को मार डालता है। बाद में महाराजा को ये बात पता चलती है कि सेल्वम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। वहाँ जाकर वो उसके आदमियों को मारने लगता है और फाइनली जब सेल्वम महाराजा के सामने आता है तो महाराजा शॉक में रह जाता है कि क्या ये बंदा मुझे मारने आया था और बेटी के साथ ये सब किया। इन दोनों के बीच में यहाँ जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। सेल्वम को यहाँ मार मार कर महाराजा उसका पैर ही तोड़ देता है। सेल्वम कहता है कि मेरी बॉडी के जख्म तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैंने जो तुम्हारी जिंदगी में जख्म दिए हैं उसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। उसी वक्त वहाँ आसिफा ज्योति को लेकर आती है। असल में ज्योति अपने गुनहगारों से मिलना चाहती थी। ज्योति यहाँ चेन फेंक कर कहती है कि इसके लिए ही आए थे ना तुम, ये लो, ले लो। ज्योति को यही लगता है कि सेल्वम और उसके आदमी घर में पैसे चुराने के लिए आए थे। जब सेल्वम इस चेन को देखता है तो शॉक में रह जाता है क्योंकि ये वही चेन थी जो उसने बहुत सालों पहले अपनी बेटी के लिए खरीदा था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब सेल्वम जेल चला गया था तो कुछ दिनों बाद महाराजा अपनी बीवी और बेटी के साथ सेल्वम के घर उसकी चेन वापस देने के लिए गए थे। सेल्वम की बीवी चेन देकर कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस चेन को नहीं ले सकती, पता नहीं कितने लोगों का खून लगा है इसमें, मुझे ऐसी चीज नहीं चाहिए, आप ये भगवान को दान कर दो। उसके बाद महाराजा अपोजिट के एक टॉय शॉप में जाकर कुछ टॉयज को खरीदने लगता है सेल्वम की बेटी को देने के लिए। उसी वक्त एक लॉरी आकर उस घर को टक्कर मार देती है। इस घटना में सारे लोग मर जाते हैं, महाराजा की बीवी, उसकी बेटी और सेल्वम की बीवी। उस डस्टबिन के अंदर सेल्वम की बेटी बच जाती है।
मतलब महाराजा ने जिस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया था वो सेल्वम की बेटी होती है। प्रेजेंट डे पर जब ज्योति जा रही होती है तो सेल्वम उसके पीठ के पीछे उस जख्म को देखता है जो उसकी बेटी के पीठ पे था। वो महाराजा के पैरों में गिरकर पूछने लगता है कि क्या वो मेरी बेटी है, प्लीज उसे बुलाओ ना, मुझे उसे देखने दो, मैं उसे नहीं बताऊंगा कि वो मेरी बेटी है। लेकिन यहाँ महाराजा कहने लगता है कि अब वो मेरी बेटी है और उसे तुम्हारा सच मैं कभी नहीं बताऊंगा। महाराजा यहाँ ज्योति को लेकर जाने लगता है। सेल्वम के पैरों में चोट लगी होने की वजह से वो रेंगता हुआ उनके पीछे जाने लगता है। फाइनली जब ये लोग चले जाते हैं तो सेल्वम गिल्ट में आकर बिल्डिंग से जंप मार के आत्महत्या कर लेता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।